देखो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम जो एपी पे बेस्ड है, जैसे ये है, इससे अगली प्रॉब्लम है, इनमें फंडामेंटली क्या है, लैंग्वेज लिखी हुई है। अब लैंग्वेज में हो सकता है कॉन्सेप्ट तुम्हारा 8th क्लास का और कोई कॉन्सेप्ट पूछ ले या फिर कोई लैंग्वेज बना के बता दे। अच्छा, लैंग्वेज क्या सिखाती है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है कि सब्जेक्ट पर नहीं, इंग्लिश पढ़ रहा है, समझ रहा है। जैसे इसमें क्या कह रहा था वो कि 1000 रुपये जमा किए, इन्वेस्ट किए, 8% सिंपल इंटरेस्ट है पर ईयर। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है एसआई का, वो PRT अपॉन 100 है। PRT अपॉन 100, पी क्या प्रिंसिपल है, तो यहाँ लिया है 1000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। अच्छा, इस 8 की वजह से 100 आया ये, और टाइम 1 ईयर है, अपॉन 100 है। सॉल्व करोगे तो 80 रुपये आ जाएगा ये, यानी 1 साल का इंटरेस्ट 80 रुपये मिल गया। ऐसे ही जब टी की वैल्यू 2 रख दोगे, ये तो हो गया फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर जब करोगे तो सेकंड ईयर में फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, तो पी कितना है 1000, आर कितना है 8%, टाइम क्या है 2 अपॉन 100, तो 160 रुपये आ जाएगा। तो 80, 160 और थर्ड का निकालोगे तो कितना आएगा 240, 240। तो ये सीरीज़ पहला था कि ये सीरीज़ एपी बननी है कि नहीं, तो 80, 160, 240, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 80 आ रहा है, तो एपी बन रही है। अब 30 साल पे जाके डज इट दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, यस, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर। मीन्स तुम्हें 30th टर्म बताना है, तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और n के प्लेस पर 30 आ जाएगा, तो 30 माइनस 1 यानी 29, और d की वैल्यू कितनी है 80। तो तुम चाहो तो 80 कॉमन ले लो और सिंप्लीफाई कर लो, तो 80 कॉमन लेके बनेगा ये 1 प्लस 29, यानी ये आ जाएगा 80 इंटू 30, तो 80 इंटू 30 यानी 2400 रुपये आ जाएगा। ये कैलकुलेशन की बात है, अपने हिसाब से जैसे करना हो। तो मैं 29 में इंटू करना है वो अच्छी बात है, 80 का मैंने नहीं किया, कॉमन ले लिया, दिखाई दे रहा था कॉमन ले सकता हूँ। तो कैलकुलेशन तो ये अपने ऊपर है भाई साहब, जैसी आपको करनी होगी। और कैलकुलेशन ही सबसे बड़ी बात है, वही नहीं होती है हमसे, वहीं फंसते हैं। जैसे मैंने ये 80 कॉमन ले लिया, अब ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 29, तो 1 और 29 ऐड होकर कितना हो जाएगा 30, मुझे दिखाई दे गया था। अदरवाइज मैं 29 इंटू 80 करता, जिसको मुझे यहाँ करना पड़ता, क्योंकि 29 टेबल तो पता नहीं है मुझे, तो वो तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ता ना भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख के थोड़ा पढ़ना है। फ्लावर बेड का मतलब फूल बिछाने हैं मान लो एक तरीके से। अब जैसे गार्डन में फ्लावर बेड है ना, फ्लावर लगे हुए हैं, इनकी सीक्वेंस को ही बोलते हैं। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोजेस प्लांट इन अ फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में 23 है, फिर सेकंड में कितने 21 है, थर्ड में कितने 19 है, तो डिक्रीज कर रहे हैं रो वाइज। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था, उसमें लकड़ी के लट्ठे रखे हुए थे, तो पहली रो में 20 लट्ठे हैं, फिर 19 हैं, फिर 18 हैं, फिर पूछ रहे थे कि कितने हैं बताओ, इस रो में कितने होंगे, ऐसा डायग्राम फिगर भी बना हुआ था। तो यहाँ पे जैसे अब एपी बनने ये बात तो समझ में आ जाएगी, क्यों, क्योंकि 23 फर्स्ट रो में, फिर 21 है, फिर 19 है, एंड सो ऑन, ऐसे चल रहे हैं। देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, लास्ट रो में 5 रोज हैं। कुल मिला के ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था कि ये एक सीरीज है, अब पहचानो एपी है नहीं, और लास्ट रो के तुम्हें फ्लावर भी पता है कितने हैं, 5 है, अच्छी बात है। हाउ मेनी रोजेज आर देयर इन द फ्लावर बेड, हाउ मेनी, टोटल कितने रोजेज हैं पूछ रहा है। देखो टोटल कितने रोजेज हैं, हालांकि ये वाली चीज थोड़े देर बाद समझेंगे तो हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर तुम हर एक रो के निकाल के ऐड तो करोगे नहीं भाई। हाउ मैनी रोजेज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो पूरे ही पूछ रहा है भाई साहब ये, तो उसके लिए सम का फॉर्मूला बताना पड़ेगा। पहले ये समझ में आया एपी है, अभी क्वेश्चन ये आ गया तो उसको मैं डील कर लूँगा, देख लेते हैं हम लोग। लेकिन अब जैसे कोई कहे कि ऐड करो, तो ऐसे तो ऐड नहीं करना कि 21, 23, 21, 19 ऐसे करके ऐड करो, कर तो सकते हो, ये भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ देर बाद पहुँचेंगे ना तो एक SN का फॉर्मूला आएगा। अब फिलहाल के लिए क्वेश्चन ये आ गया इसलिए बता दे रहा हूँ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जिसने पढ़ रखा हो बहुत अच्छी बात है। सम ऑफ एन टर्म्स, ये क्यों आया है इसका भी डिस्कशन करेंगे, और फॉर्मूला
कैसे आया है। फिलहाल देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अब देखो जब हम इसकी थ्योरी पढ़ाएंगे तो बहुत कुछ बताएंगे। हाँ, वो सारा रिलेशन मिलेगा तुम्हें an वाले फॉर्मूले से ही। अच्छा बताना, मैं पूछूं इसमें कितनी लाइंस बन रही हैं ये फ्लावर की, जैसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये लास्ट रो, तो कितनी बनेंगी। तो तुम्हें ये निकालना है कि जो 5 है, 5 ये कौन सा टर्म है इस सीरीज का, और यदि nth टर्म है तो n करके उसकी n की वैल्यू फाइंड कर लो। सपोज 5 इज द nth टर्म, तो फॉर्मूला ये लिख लिया मैंने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है 5, a कितना है 23, n मुझे पता नहीं है, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू -2, d की वैल्यू -2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करके n निकलेगा तो भाई ये पता चलेगा कि कितने ऐसे फ्लावर की रोज हैं। तो 5 इज इक्वल टू 23 माइनस 2n प्लस 2, सिंप्लीफाई कर लोगे, ये 25 माइनस 2n, ये 5, तो 2n इज इक्वल टू कितना आ गया 20। चेक कर लेना भाई, इस कैलकुलेशन तो यही आ रहा है, d की वैल्यू -2 ली है, सही है। कैलकुलेशन देख लेना, सही है। तो n कितना आ रहा है इसमें 10, मतलब आपके पास 10 रो है। अच्छा, अब 10 रो तो बन गई, अब सारे रो के एलिमेंट्स ऐड करने सबको, तो सम पूछ रहा है हाउ मैनी। अच्छा नहीं बस ठीक है, सॉरी सम नहीं पूछ रहा है, तो जरूरत भी नहीं मुझे बताने की। हाउ मैनी रोज पूछ रहा था, कितनी लाइंस हैं, हाउ मैनी फ्लावर्स नहीं है, मैं हाउ मैनी रोज समझा, तो भैया आंसर ये 10 ही हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले की नीड भी नहीं है और ये जरूरी भी नहीं है अभी फॉर्मूला बताना। तो आपके लिए टोटल नंबर ऑफ जो रोज हैं वो कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, हाँ वही, ऐसा क्वेश्चन आना भी नहीं चाहिए बीच में। अभी SN का फॉर्मूला तो बताएंगे, और तुम जो क्वेश्चन लेके आए थे वो भी उसी फॉर्मूले से हैं। हाँ, तो उसको थोड़ी देर बाद समझेंगे, हाँ इसलिए नहीं हो पाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, अब देखो इतना पढ़ने के बाद, वैसे ये क्वेश्चन ये है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में ध्यान दिया करो और पढ़ के उनको समझा करो। क्या कह रहा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 और उनकी एनुअल सैलरी कितनी है। अब 1995 के अकॉर्डिंग है 5,000 रुपये है, और हर साल 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो जैसे 1995 में 5,000 रुपये हैं, तो 96 में 2,000 बढ़ गए 7,000 रुपये हो गए, फिर 97 में बढ़ जाएंगे ऐसे ही। तो कह रहे हैं इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच्ड, तो यार ये तो दूसरे साल ही हो जाएगी। नहीं 200 रुपये हैं, मान कि 2,000 बढ़ रहे हैं तो जल्दी पहुंच जाएगा, ये 200 रुपये ही बढ़ा रहा है। तो किस साल ये रुपए 7,000 रुपये हो जाएंगे। तो मान लो nवीं साल ऐसी होगी, nth ईयर ऐसी होगी जब ये क्या हो जाएंगे 7,000 हो जाएंगे बेटा। तो an तुम्हें गिवन है, a तुम्हें पता है, n तुम्हें फाइंड करना है, और d तुम्हें पता है। जो 200 रुपये हर साल बढ़ रहे हैं यही d है। तो an क्या हो जाएगा 7,000। a क्या है, जो एनुअल सैलरी उसकी है 5,000, n पता नहीं है निकालना है, और d है 200 रुपये जो हर साल रुपए इंक्रीज हो रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2,000 का इंटू इससे भी करो इससे भी करो, तो 5,000 प्लस, या इंटू मत करो, कैलकुलेशन को भी स्मार्ट करना सीखो। ये 7,000 को इधर लेके आ जाते, मतलब 5,000 को, तो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200, ये बचेगा 2,000। तो 2,000 और वो इंटू में है तो इधर डिवाइड में आएगा, ये 2,000 मतलब 200 n माइनस 1, ये कितना बचा 10, n की वैल्यू कितनी आ गई 11 आएगी। देखो 11वीं साल में जाके वो 7,000 रुपये कमा रहे होंगे, पर ईयर मिल रहे होंगे उनको। यदि इस तरीके से मिलेगा 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये हर साल बढ़ेंगे तो 7,000 रुपये मिलेंगे। अच्छा वैसे भी समझ में आ रहा है 200 रुपये बढ़ रहे हैं हर साल, तो 10 साल में कितने बढ़े 2,000, तो 11वीं साल में जाके मिलेंगे, ऐसे भी सोचा जा सकता है।
अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि nth टर्म जो AP का है वो लीनियर एक्सप्रेशन होता है n का। देखो nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन बी ए लीनियर एक्सप्रेशन इन n, देन प्रूव दैट द प्रोग्रेशन इज एन AP। मैंने ये बात बताई थी, कल ही बताई थी कि AP का जनरल टर्म nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन होता है n का, और उसकी फॉर्म कौन सी थी, an+b फॉर्म होती है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ये an+b फॉर्म है तो तुम प्रूव करो ये AP है। तो तुम इसमें n की डिफरेंट वैल्यूज डाल के प्रूव कर सकते हो। अब मेरी बात सुनना, इसी बात को लेके यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, उसको लिस्ट किया है कि कैसे तुम ये चेक करो कि दिया गया nth टर्म AP का ही nth टर्म है। देखो ऐसे तो तुम भाई nth टर्म दिया जाएगा उसमें n होगा। कल जो बात हम समझ रहे थे, हमने जो क्वेश्चंस लिए थे वो क्वेश्चंस ज़्यादा पीछे नहीं है, देख सकते हो तुम। देखो ये इसके जस्ट पीछे क्वेश्चन वही थे, ये वाला 5n-2 टाइप का क्वेश्चन था। तो an की वैल्यू ये थी 5n-2, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n, है ना। तो हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में जो यहाँ थ्योरी पढ़ रहे हैं इस जगह। अच्छा लीनियर एक्सप्रेशन समझते हो ना, डिग्री 1 में एक्सप्रेशन मिलता है, और n का लीनियर एक्सप्रेशन मतलब n वेरिएबल है। जैसे x का लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, ax+b। x का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ax² + bx+c। तो n का लीनियर एक्सप्रेशन an+b। ठीक, अच्छा अब इसको AP प्रूव करना है तो उसके बेसिक स्टेप्स है ना, उसको तो यहाँ एल्गोरिथम बना के ही लिख दिया है भाई, बता दिया कि कैसे कैसे करते हैं ये। जब आपको कोई भी नोट कर लेना बाद में इसमें से देख के, जब आपको nth टर्म दिया जाए तो तुम क्या करो, उसके n को n+1 से रिप्लेस करो, n को। तो अच्छा n को n+1 से रिप्लेस करके क्या निकलेगा अगला टर्म। जैसे 5th टर्म है तो 6th टर्म क्या होगा उससे अगला, एक टर्म n है तो n+1th टर्म क्या होगा नेक्स्ट टर्म। अच्छा अब दोनों का डिफरेंस किया। अच्छा मुझे ये बताओ, यदि मैं डिफरेंस देखूं AP में तो वो कैसा आता है, कांस्टेंट। डिफरेंस कैसा आता है, कांस्टेंट आता है। और यही AP की डेफिनेशन है कि डिफरेंस कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, उसमें n नहीं मिलेगा। यार कोई चीज कांस्टेंट है, जैसे मैंने an लिख के दिया तो बदल क्या रहा है उसमें, n ही तो बदल रहा है। सपोज मैं तुमसे कहता हूं कि ये अभी जो क्वेश्चन था उसमें ये an है, अब n को 1 रखो, तुम a और b को चेंज नहीं कर सकते हो, तुम n को चेंज कर सकते हो। n को 1 रखो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n को 2 रखो सेकंड टर्म आ जाएगा, n को 3 रखो थर्ड टर्म आ जाएगा। ये तो कह रहे हैं, तो बदल कौन रहा है, n। यदि मैं तुमसे कहूं कि इसमें एक काम करो, n को n+1 रख दो n की जगह, तो ये हो जाएगा a n+1 + b। अब मैं तुमसे कहूं कि an+1 में से माइनस कर दो an, बेसिकली पता है तुमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया है, ये तुमने अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस कर दिया है, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, मतलब an+a + b में से माइनस कर दिया an+b। अब माइनस करना देखना, a × n + a + b माइनस a × n माइनस b, an से an कटा, b से b कटा, कितना आया a। और कल ये बात बताई भी थी कि जो n का कोफिशिएंट होता है यही होता है कॉमन डिफरेंस। तो मुझे ये बताओ, ये जो मैंने लिखा है बेसिकली मैंने ये कॉमन डिफरेंस लिखा है, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। मीन्स थ्योरी क्या कहती है कि तुम an+1 माइनस an निकालो, समझना। यदि ये इंडिपेंडेंट ऑफ n आ जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ n का मतलब होता है इसमें n ना आए तो ये AP होगी, अदरवाइज AP नहीं होगी। तो जैसे ये क्वेश्चन जो था, इफ द nth टर्म ऑफ एन प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n देन प्रूव दैट दिस इज एन AP, तो AP का वो प्रूव ये हो गया। और तुम एक काम करो, तुम Tn जैसी तो an तुम्हें मिलता है, n को 1 2 3 डालो, फिर डिफरेंस निकाल के देखते रहो, a आ जाएगा हर बार।
ऐसे ही बता सकते हो, लेकिन बार बार तुम सारे A1 A2 A3 डालोगे, इससे अच्छा जनरलाइज फॉर्म है ना वो ये है। और पता इसी बात को एल्गोरिदम में यहाँ सेट किया गया है, मतलब स्टेप्स वाइज, कि स्टेप फर्स्ट क्या है, AN निकालो आप। AN दिया जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं फाइंड कर लो AN हमने फाइंड कर लिया या मुझे मिल गया मान लो, फिर क्या करोगे, AN को N+1 से रिप्लेस कर दो, कर दिया, फिर तुम्हें ये मिल गया। अब डिफरेंस कर दो। अब डिफरेंस में क्या लिखा है, चेक द वैल्यू ऑफ डिफरेंस, और नीचे की लाइन देखो, इफ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, मतलब उसमें n नहीं है, तो n नहीं तो कांस्टेंट है ना वो, तो AP है, देन द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। यदि उसमें n आ जाएगा तो AP नहीं होगी। अच्छा, अब जो मैं बात बोल रहा हूं उसके लिए काम करता हूं, मान लो तुम्हें ये बात समझ में आई या नहीं आई, उसके लिए 2 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक AN दिया और वो AN दिया ये 5n+4, और मैंने कहा चेक करो ये AP है या नहीं, और एक मैंने AN दे दिया 5n² + 2n, कि इसको चेक करो ये AP है या नहीं। अब तुम्हें वैसे चेक नहीं करना कि A1 A2 A3 डाल के चेक करना है, जो स्टेप्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले n को रिप्लेस करो n+1 से, तो n को रिप्लेस कर दिया तो यहाँ आ जाएगा n+1 + 4। सेम इस क्वेश्चन में भी रिप्लेस कर दिया n+1 से, तो 5n+1 का स्क्वायर 2 टाइम्स n+1। पहला स्टेप है क्लियर। अब इसमें से इसको माइनस करो, an+1 में से माइनस करो an, तो इसमें इंटू कर लो ये, तो क्या आएगा 5n + 5 + 4, और माइनस किया 5n + 4। देखो ये कितना आएगा, ये वैल्यू 5 आ जाएगी, 5n से 5n कटेगा, 4 से 4 कटेगा, तो ये आ गया इंडिपेंडेंट ऑफ n, यानी इसमें n नहीं आया है। दैट्स वाई ये जो an है ना, ये an किसका है, AP का an है। यदि इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करो, मीन्स an+1 में से माइनस करो an को, तो यहां मैं माइनस कर रहा हूं 5n+1 का स्क्वायर 2 टाइम्स n+1 और माइनस। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो वो डिफरेंस क्या आएगा, पर लिख देता हूं 5n² और माइनस के 2n। कैलकुलेशन देखना, ये डिफरेंस करना यही नहीं आते हैं भाई साहब। ये 2n हो गया प्लस 2n + 2 माइनस 5n² माइनस 2n। सिंप्लीफाई करेंगे 5n² + 5 + 10n + 2n + 2 माइनस 5n² माइनस 2n। ये 5n² और 2n कैंसिल, कितने n हुए, 10n, और 10n के साथ कुछ नंबर आएगा, 5 यहाँ से आएगा और 2 यहाँ से आएगा, +7 आया। तो पता ये जो डिफरेंस था वो डिफरेंस खुद ही बदल रहा है। बात सुनना, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, जब इंडिपेंडेंट ऑफ n है तो वो कांस्टेंट आ जाएगा, यदि इसमें n है तो ये बदलेगा खुद ही, तो हम कहेंगे कि AP का nth टर्म नहीं है। अब मेरी बात सुनना, इसी बात को कल मैंने बताया था कि जो लीनियर एक्सप्रेसर ऑफ n होता है ना, वो AP का nth टर्म होता है। लीनियर के अलावा यदि क्वाड्रेटिक दे दें, क्यूबिक दे दें, क्वेश्चन मिलेंगे कि चेक करो ये AP का nth टर्म है या नहीं, तो स्टेप्स तो तुम्हें यही फॉलो करने पड़ेंगे जो ये लिखे हैं सब्जेक्टिव तरीके से। यदि मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, RD शर्मा या किसी बुक में तुम्हें मिल जाएंगे, तो उसमें तो प्रोसेस यही है कि आपको an पता है, an+1 निकालो, डिफरेंस निकालो। यदि उसमें n नहीं आता है तो कह दो भाई साहब AP है, n आता है जैसे इस क्वेश्चन में n आ रहा है तो मना कर दो कि दिस इज नॉट AP, नॉट nth टर्म ऑफ AP। AP का nth टर्म नहीं है जो ये वाला गिवन है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा चेक करो ये AP का nth टर्म है कि नहीं है, और चेक करो ये वाले भी AP का nth टर्म है या नहीं है, तो उसके स्टेप्स हैं। समझ गए, नोट अभी कर लेना चाहो तो करवा देंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 AP हैं, है ना, मान लो AP1 है और AP2 है, 2 AP हैं, दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है। अच्छा ये बताओ
टर्म्स कैसे होते हैं, A1, A2, A3, ऐसे टर्म्स हैं बहुत सारे इसमें। ऐसे इसमें मान लो B1, B2, B3, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। अच्छा मुझे ये बताओ इसका 100 टर्म कौन सा होगा, क्यों भाई, इसका A100 क्या होगा, A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि इसका जो 100 टर्म है वो यही होगा। फर्स्ट टर्म आ गया और n माइनस 1 आ गया 99 और कॉमन डिफरेंस डी आ गया। अच्छा कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है तो इसका 100 टर्म क्या होगा, B100 मान लिया, तो B100 क्या होगा, पहला टर्म प्लस 100 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस तो सेम है, डी लिख लिया। तो B100 की वैल्यू कितनी आएगी, B1 प्लस 99 और डी। क्वेश्चन ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब A100 में से B100 माइनस करो तो ये 100 आएगा, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो तुम इसमें से इसको माइनस करना, कितना आएगा, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 99D कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा A1 माइनस B1। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, इसमें से माइनस करना है तुम्हें, ये ध्यान से देखो, जब माइनस करोगे तो A1 माइनस B1 बचेगा, 99D से 99D कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100। और भाई साहब हमसे पूछ रहा है ना जो 1000 टर्म्स हैं उनका डिफरेंस कितना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो बताना इसका 1000 टर्म क्या होगा बोलो, A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, और इसका 1000 टर्म क्या होगा, क्यों भाई, B1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। अब इन दोनों डिफरेंस करेंगे तो A1000 में से B1000 माइनस करो, बोलो कितना आएगा, यदि A1000 में से माइनस किया B1000, बेटा ध्यान से देखना ये बचेगा 999D, है ना, ऐसे ही उसमें बचेगा, तो इसको सॉल्व करोगे ना, ये भी A1 माइनस B1 बचेगा, और हमें पहले से ही पता है A1 माइनस B1 की वैल्यू कितनी है 100, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये कह रहा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, और गिवन था उनके 100 टर्म का सम। देखो क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, हाँ आंसर, मैं मुझे ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जिनका आंसर आ जाता है, क्वेश्चन आए नहीं आए आंसर आ गया, लिख लो कहीं पे भी आंसर आ जाता है, हाँ सही 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 है, देख लेना नंबर मिल जाने चाहिए उस पर, है ना, तो उसी तरीके से लिखना, ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो AP को मान लिया, तो 2 APs थी, तो दोनों को एज्यूम कर लिया और उनके टर्म्स का डिफरेंस देख लिया, ठीक है। अभी तुरंत कर लो खुद भी, बोर्ड से समझ के कैलकुलेशन खुद रख लेनी चाहिए। इसी बात पे अगला क्वेश्चन देखें, अभी ऐसा ही क्वेश्चन है, तो पहले ये देख लो फिर अगला क्वेश्चन करना है तुम्हें खुद ही, कर लिया, तो लिखना ही है, और तुम भी लिखो। अब ये सेम क्वेश्चन है, वो नोट सेम, मतलब कैटेगरी सेम है, पढ़ना सीखो इसको क्या कह रहा है। nth टर्म ऑफ 2 APs कैसे हैं, इक्वल, तो दोनों के nth टर्म को इक्वल कर दो, इसका nth टर्म और इसका nth टर्म इक्वल करना है। तो जैसे इसका nth टर्म क्या होगा, an 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये 63 प्लस 2n माइनस 2, 61 प्लस 2n है, ये पहली वाली सीरीज का nth टर्म हो गया। दूसरी वाली सीरीज का nth टर्म bn मान लो, तो ये क्या कह रहा है, b1 यानी फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये हो जाएगा 7n माइनस 4। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों कैसे हैं,
इक्वल है, सेम है, तो ए एन बराबर बी एन हो गया, तो दोनों को बराबर कर दिया। 61 + 2n इज इक्वल टू 7n - 4, ये 2n इधर जाएगा, 4 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 65, 5n, n की वैल्यू 65/5। बेटा अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है। सॉल्व करके हमने क्या निकाल दिया, n की वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा था, दोनों के nth टर्म क्या है, सेम, इक्वल है, तो इक्वल रख दी उस फॉर्मूले से, पहले का nth टर्म और दूसरे का nth टर्म निकाल के। हाँ ठीक है, किया, स्टार्ट किया। लिखो लेट फर्स्ट टर्म इज ए कॉमन डिफरेंस d। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म तो a है और कॉमन डिफरेंस d है। जो गिवन बात है वो क्या है, mth टर्म। अब mth टर्म का फॉर्मूला a + m - 1 × d, और इसकी वैल्यू गिवन है, वो कितनी गिवन है, 1/m, मतलब इसकी वैल्यू 1/m गिवन है। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी 1/m इज इक्वल टू a + m - 1 × d। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, 1/m इज इक्वल टू। सिमिलरली जो nth टर्म है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो दे रखा है 1/m है, तो इसकी जगह फॉर्मूला a + n - 1 × d, ये 1/m है। बेटा ये दो इक्वेशन जो मैंने बॉक्स में बंद किए हैं उनको सॉल्व करके तुम्हें a और d की वैल्यू निकालनी है। देखो यदि ये कैलकुलेशन कर लोगे तो a और d की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ पे 1/n है, ठीक है, m नहीं है, n है, और जब n आएगा तो 1/m है, ऐसा मामला है। अच्छा बताओ दोनों इक्वेशन को क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करो तो m - 1d में से माइनस करेंगे n - 1d, तो ये बचेगा 1/n - 1/m। यहाँ क्या कॉमन है, d कॉमन है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ध्यान कैलकुलेशन में रखनी है, आती है कैलकुलेशन ही नहीं है भाई साहब। तो यहाँ आएगा m - n, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये m - n × d इज इक्वल टू m - n/mn, ये इसके इंटू में इधर डिवाइड में जाएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा, तो उससे कैंसिल, d की वैल्यू आ गई 1/mn। जैसे वहां d की वैल्यू कोई नंबर आती थी, यहाँ 1/mn आ गई है। इस d की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दो, a की वैल्यू आ जाएगी, और a की वैल्यू भी 1/mn ही आएगी। रख के देखो, मैं ऐसा बोल रहा हूं, अब किसी एक इक्वेशन में सेट करो, जैसे यहीं कर दे रहा हूं मैं, देखो d की वैल्यू a + n - 1, d की वैल्यू 1/mn इज इक्वल टू 1/m। अब n - 1 में इसका इंटू होगा, तो a + n/mn - 1/mn इज इक्वल टू 1/m। ये कट जाएगा, ये 1/m से 1/m कैंसिल हो जाएगा, तो ध्यान से देखो a की वैल्यू निकल के आ गई 1/mn। a और d दोनों की वैल्यूज को उठाना है और तुम्हें mn निकालना है, और प्रूव करना है ये कि जो mnth टर्म है वो 1 है। तो mnth टर्म को कैसे प्रूव करेंगे, a mn इज इक्वल टू a + mn - 1 × d। a की वैल्यू कितनी थी, 1/mn, और d की वैल्यू कितनी है, 1/mn। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रख देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1/mn प्लस 1/mn का इंटू इससे करेंगे तो mn/mn माइनस 1/mn। इस 1/mn से 1/mn कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा mn/mn, और जैसे 2/2 होता है वो कितना होता है, 1, तो mn/mn कितना हो जाएगा, 1। तो यही प्रूव करना था कि
शो करना था आपको कि MNH टर्म है वो कितना है, 1 है। देखो नंबरों में कैलकुलेशन कर ली थी हमने आसानी से, प्रोसेस तो वही था, लेकिन तो हमें A निकालना है, D निकालना है। लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन आया या इसके आगे और भी क्वेश्चन लगाए हैं, उन सारे क्वेश्चन में एक जैसी फैसिलिटी मिलेगी। अब तो मैंने नंबरों में डील नहीं कर पाओगे। अब जैसे ये था, अब देखना अगले में M टाइम्स MH टर्म, नहीं पहले क्या होता था 15 टाइम 15 टर्म। तो क्वेश्चन सारे अच्छे ही हैं, वो संभाल के अब मैं इसकी PDF डाल दूंगा, घर पे करना बैठ के। काम चोरी की लेवल को थोड़ा कम करो, नहीं पेपरों के पास जो पढ़ाई करते हो ना, वो शुरू से ही करते रहो ना, तो पेपरों के पास हो सकता है उतना परेशान ना हो व्यक्ति। ये भी ना लगे कि दिन कम रह गए हैं गिनने वाले, हाथों में गिन लेंगे। शुरू से गिन लो, उंगलियां बहुत है तुम्हारी, ठीक है।